आज अभी हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, उनके बारे में देखेंगे। और इसके बाद अभी शाम तक एक या नेक्स्ट डे एक नई वीडियो इसके एक्सरसाइज की आएगी जो इसकी बुक का अभ्यास है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था 1797 में। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप में राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन लाया? तो वो क्या था? राष्ट्रवाद। चैप्टर पढ़ाते समय बताया गया था, राष्ट्रवाद आया था जिसके कारण यूरोप में चेंजिंग या परिवर्तन शुरू हुए। थर्ड नंबर देखें, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं है? तो अगर इनमें देखें तो जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना ये है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था, सबके लिए वयस्क मताधिकार। यही गलत है क्योंकि नेपोलियन ने सीमित मताधिकार कुछ पुरुषों को मताधिकार दिया था, कानून के समझ समानता ये सही है। तो उत्तर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बताया गया था वाटरलू के युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। तो वियना कांग्रेस भी कब हुई थी? 1815 में। अगला है, वियना कांग्रेस मतलब निम्नलिखित में से 1815 की वियना संधि से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर ड्यूक मैटरनिख हैं और ये संबंधित किस प्रकार से हैं? क्योंकि यह जो है वियना समझौता के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इस वियना संधि की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये ड्यूक मैटरनिख। और बताया गया था ये ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं और ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, इन्होंने वियना संधि की प्रेसिडेंट या इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो उत्तर होगा दूसरा। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये भी वियना संधि है, क्योंकि वियना संधि में ये जितने भी निरंकुश यूरोपीय राज्य थे उन्होंने यह प्रयास किया था कि फ्रांस में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को समाप्त कर दिया जाए। 7, किसने कहा था? 7 क्वेश्चन देखना है अभी। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो ये मैटरनिख ने कहा था। और आपको बताया गया था कि 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद यूनान और ब्रुसेल्स में जो चेंजिंग जो परिवर्तन हुए थे उनको देखते हुए मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। अगला है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये है कॉन्स्टेंटिनोपॉल संधि। देखिए इसमें आपको जो पढ़ाया गया था उसमें एनसीईआरटी के बुक में गलत प्रिंट था कुस्तुनतोनिया, इसके कारण शायद वहाँ कुस्तुनतोनिया बताया गया है, लेकिन इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में जो सही था हमने उसको यहाँ शामिल किया है। तो कॉन्स्टेंटिनोपॉल संधि है जिसके तहत यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो हम बताए थे आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक थे। प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे और कैथोलिक बहुलवाद थे, लेकिन इंग्लैंड में इसके विपरीत था। तो इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट मतलब इसका प्रोटेस्टेंटों का सपोर्ट कर रहे थे। तो वही दिया, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे वोल्टफटोन थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, ये सबको पता होगा, हर एक न्यायालय पे ये तराजू वाली मूर्ति रखी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा 1 पॉइंट्स वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो आपको बताया गया था चैप्टर ही फ्रेडरिक सारियो के चित्र से शुरू हुआ था जो 1848 में बनाया गया था। तो सीधी सी बात है, फ्रेडरिक सारियो एक चित्रकार थे। अगला है, अर्नस्ट रेनन कौन थे? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला, जर्मन का राष्ट्र का रूपक क्या था और किस बात का प्रतीक था? तो हमने वहाँ पर पढ़ाया है दृश्य वाले चैप्टर, दृश्य कल्पना वाले पार्ट पर, कि जर्मनी की जो नारी रूपक थी उसका नाम जर्मेनिया था और वो बलूत के वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती थी और बलूत वीरता का प्रतीक होता था। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू की रचना थी
इस मतलब कि जो इनकी जो रचना थी वो स्पिरिट ऑफ द लॉज थी, और इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, यानी अधिकारों के विभाजन की बात इन्होंने कही थी। तो आपको बताया गया था फ्रांस की क्रांति के जो दार्शनिक हैं रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, तो इनके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी विश्वविख्यात घटना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो आपको शुरू में ही बताया गया था चैप्टर के कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, सबसे पहली बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से वहीं से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट है जालवेराइन क्या था, और वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक कैसे था। तो हमने आपको बताया था कि नेपोलियन ने के समय जो है ये जालवेराइन का गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य था नाप तौल की भिन्नताओं को समाप्त करना। तो यह एक जर्मन शुल्क संघ था, अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल होते थे। 1834 में स्थापित यह संघ विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या जो 30 थी उनसे घटाकर 2 किया। इस प्रकार अगर कहें तो यह एक आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है, तो आपको बताना है कि यह कैसे जर्मन एकीकरण का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। वीना कांग्रेस पीछे पढ़ा गया है, संधि बैटरनिक ने की थी, बताया गया है। नेपोलियन के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वियना। ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बताए गए हैं, उसके बाद फिर से यहाँ दिखाए गए हैं। किस संधि के तहत यूनान स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, ये भी बताया गया था। कॉन्स्टेंटिनोपॉल। अगला है आयरलैंड प्रोटेस्ट के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया। वाल्फटन ने। आंख पर बंधी पट्टी क्या है, वही है। तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपको रिटर्न करके लिखित रूप में दिए गए हैं। और इसी के साथ जो है आपका ये वीडियो ख़त्म हुआ। आपको पूरे क्वेश्चन इसमें बता दिए गए हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है।